कह रहा हूँ। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे थे हम लोग। फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज सबसे हो गई थी। किसी का डाउट है 4.2 एक्सरसाइज में या किसी और क्वेश्चन में भी, लेकिन इसी चैप्टर का? अब फर्स्ट क्वेश्चन में सर मेरे को सर एक्सरसाइज बोलो 4.2 ही। हाँ सर। हाँ बोलो। सर उसके अंदर सर मेरे को सर ये पता है कि y इज इक्वल टू 3x+5 सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और सर इसके सर वो होते हैं बहुत 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 सारे इन्फिनिटली सॉल्यूशन मैनी तो सोल्यूशन सर। होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? यस सर। ये मैंने बताया था तुम लोगों को, दोबारा बता देता हूँ। जैसे सपोज़ y इक्वल टू 3x+5 लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 5। समझ में आ रहा है या अच्छे से बताऊँ क्यों आई? सर अच्छे से बता दो। अच्छा देखो, प्रवलीन मैम यू आर लेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, वाई आर यू लेट? सर पता नहीं, मैं बार बार लिंक पे ट्राई कर रही थी, मैंने ग्रुप पे भी लिखा सर अंदर ठीक है, मैंग समझ में आया? y की वैल्यू सर 5 आ गई। हाँ सर। हाँ, ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 5। 3 1 3 होता है, प्लस 5, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 8 और x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 5। ऐसी x की वैल्यू 2 के लिए निकाल सकते हैं तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हर x की Yes, वैल्यू sir. के लिए y की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही? तो ऐसे Yes, sir, कितनी x की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो? ऐसे कितनी x की वैल्यूज़ हैं? सर इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट ना, इसीलिए इसका आंसर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि तुम्हारे पास sir. इनफाइनाइटली x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, और x, y को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। सब लोग जल्दी से ग्रुप पे अटेंडेंस मार्क कर दो जिसने नहीं करी है। अच्छा भाई तुम लोगों ने तो कर दिया है। लक्ष्य प्रेजेंट, अक्षय प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, मयंक ने क्या भेजा है? सर कोऑर्डिनेट का डाउट। सर प्लीज़ लेट मी इन। ये तुम्हारा डाउट है क्या मयंक? समझ में नहीं आए हैं? सर ये वाला क्वेश्चन सर आपने सर ये यूँ बनाया था कि y एक्सिस से और x एक्सिस से सर ये कोई क्वेश्चन था सर, ये समझ नहीं आया था मेरे को। तो देखो, जो ये 4,3 है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? 1 2 3 4 पे जा रहा है ये। तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे रुको मैं बना के दिखाता हूँ। बाकी सब बच्चों को कुछ ज़्यादा समझ में आता है या फिर पढ़ते नहीं हो? इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ये मयंक ही पूछता है डाउट। समझ में आ रहा है तो ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे हो उनसे बोलूँगा मैं पढ़ने लग जाओ, क्योंकि एंड में आते आते फिर तुम लोग पैनिक करने लग जाओगे, सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा बता दो। 4,3 ये है, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा इसका। अभी कितना है देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोलो? 3 यूनिट। तो इसीलिए हम बोलेंगे 4,3 जो है वो 3 यूनिट्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कौन सी एक्सिस से? x एक्सिस से। ऐसे ही ये जो 4,3 है, यहाँ पे देखो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 यूनिट्स। तो इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स। क्लियर? सर सर 3,4 तो सर 4,3 है हम सर, सर 3,4 नहीं है, पहली बात। ओके सर। सर फिर 4 तो सर x कोऑर्डिनेट है सर, वो हमको 4 सर x से बनाना चाहिए ना, x एक्सिस से। जो 4,3 लिखा होता है इसमें ये जो 4 होता है कॉमा के लेफ्ट में, जिसको मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है ये x है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू 4 है ना। यस सर। अब ये x इक्वल टू 4 कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस आएगा? y एक्सिस से ही तो डिस्टेंस आएगा ये। y एक्सिस से कितना दूर है ये 4,3? x इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? यस सर। दोबारा बताऊँ या समझ में आ गया? दोबारा बोलूँ?
सर y फिर सर कितना हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो x एक्सिस से 3 यूनिट्स ऊपर है 4,3, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यूनिट्स है फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है ये? 4.2 सबने कर लिया था, किसी को डाउट नहीं है ना? 4.3 पे आ जाओ फिर। सर 4.3 के भी कुछ क्वेश्चंस आपने होमवर्क में दिए, हाँ। वो भी कर लिया। सर मेरे को 5th क्वेश्चन से हो गया। मैंने अभी होमवर्क चेक नहीं किया है किसी का, ठीक है? अगर कोई पक्का श्योर है कि उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता या उसमें डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो। जो क्वेश्चन तुम्हें पता है सही है वो मत पूछना, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब बोलो सब, एक एक करके पूछ लेता हूँ मैं, रुक जाओ। अक्षत कुछ पूछना है? सर मेरे को सर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट समझा दो। 5 का फर्स्ट, ओके ठीक है, रुक जाओ। भव्य? सर थर्ड वाले में थोड़ा डाउट थर्ड लग है, रहा है। ओके। चैतन्य? फलक? नो सर। जिज्ञासा? सर 5th वाला कैसे करना है? ठीक है, 5th और 3rd आया अब तक। लक्ष्य? सर 50 नहीं आ रहा था मेरे ठीक को। है। मयंक? सर मेरे को आते हैं सर। प्रवलीन? नो सर। श्रीली? सर मैंने कर तो लिए सारे साल, मगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 5th में एकदम ही है से ना? पता ठीक है नहीं। ठीक है, बताता हूँ। तो सब ने 5th ही बोला है जनरली, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बच्चे का डाउट था, तो पहले 3 देख लेते हैं, फिर मैं 5th पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 किसका डाउट था? ये नाम बोलो। भव्य, ओके। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3,4, एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें, और ये कौन सी इक्वेशन पे लाई कर रहा है? 3y सर समझ गया। ax + 7। या बहुत बढ़िया। इस 3 को तुम x की जगह पुट कर दो, इस 4 को y की जगह पुट कर दो, और a की हो गया वैल्यू हो निकल गया हो जाएगी। गया। ठीक है, ओके। फिफ्थ वाला समझा दो। सर ये वाला सेम क्वेश्चन सर उसमें सेकंड आया पार्ट था, मेरे को नहीं आ रहा। स्कूल वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके। तो देखो, जो सबसे पहला तुम्हारा इक्वेशन दे रखी है वो तुम क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ये एंड ये। ठीक है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो देखो, फिगर 4.6 में तुम्हें 4 ऑप्शन गिवन है। फिगर 4.6 में पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, वो फिगर है कैसी दिखने में। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो फिगर है वो दिखने में कुछ ऐसी है। यहाँ पे कौन से पॉइंट्स लोकेटेड हैं इसमें? -1, 1, और कौन सा पॉइंट लोकेटेड है 0,0, और कौन सा पॉइंट लोकेटेड है 1, -1। ये 3 पॉइंट्स मेंशन्ड है फिगर 4.6 में। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो फिगर तुम्हें सामने स्क्रीन पर दिख रही है, इसकी इक्वेशन कौन सी है? तुम्हें 4 ऑप्शंस गिवन है बेसिकली। कौन से तुम्हें ऑप्शंस गिवन है वो मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ। y = x, कौन है? नाम बोलो पहले तो अपना। एक मिनट, बस एक मिनट। थर्ड पार्ट है y = 2x, और फोर्थ जो पार्ट है वो है 2 + 3y = 7x। अब बोलो प्रवलीन, क्या कहना चाहती हो? सर आंसर देने के लिए मैंने बोला था। आंसर? तो मैं भी दे दूँ आंसर। नहीं, मेरे को समझाने दो एक बार, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वरना फिर एक और बच्चा बोलेगा सर मेरे को भी बताने दो, तो इससे बेटर है मैं बता देता हूँ। ओके, फ़िलहाल बात सुनो। -1,1 पॉइंट है, 0,0 पॉइंट है, और 1, -1 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब एक काम करो, -1,1 जो पॉइंट है वो तुम फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देखो, और चेक करो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। ध्यान से देखो, -1,1 में y की वैल्यू क्या है? -1,1 में y की वैल्यू है 1, तो LHS क्या हो गया? फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए LHS क्या हो गया? लेफ्ट साइड क्या हो गया? 1 हो गया। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? -1। क्या ये दोनों इक्वल है?
नो सर। इसीलिए जो फर्स्ट वाला है वो डिस्कार्ड कर देते हैं हम कि भाई ये तो पक्का नहीं है। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, अब सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन में भी -1, 1 पुट कर दो, तो इसका LHS क्या हो जाएगा? देखो इसमें x की वैल्यू क्या है? -1 और y की वैल्यू क्या है? +1। सॉल्व किया तो 0 आ गया। और RHS क्या है? वो भी 0 है। तो LHS और RHS इक्वल आ गया ना? यस सर। तो इसका मतलब देयर इज़ अ चांस दैट जो ये सेकंड वाला है ऑप्शन वो करेक्ट हो। अब मैं चांस क्यों बोल रहा हूँ, मैं 100% कन्फर्मेशन के साथ क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बाकी के 2 पॉइंट्स और हैं वो भी तुम्हें चेक करने चाहिए। 0,0 और 1,-1 भी तुम्हें चेक करने चाहिए इसी सेकंड वाले ऑप्शन में। तो या तो तुम अभी फ़िलहाल वो दोनों पॉइंट्स चेक कर लो, मैं करके दिखाता हूँ। देखो जैसे तुम्हारी जो इक्वेशन थी वो थी x + y = 0। हमने कौन से पॉइंट के लिए चेक कर लिया है? -1,1। अब चेक करो 0,0 के लिए, क्या 0,0 इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो LHS क्या हो जाएगा इसके लिए? x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 0। तो LHS तो आ गया 0 और RHS भी क्या है? 0। तो 0,0 भी लाई करेगा इस सेकंड वाली इक्वेशन पे। थर्ड पॉइंट कौन सा है? 1,-1। तो थर्ड वाला जो है पॉइंट 1,-1 उसको भी पुट करके देखते हैं। x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1, y की जगह -1, LHS कितना आ गया? 0 और वही RHS है। इसका मतलब कि सेकंड वाला जो पॉइंट है या सेकंड वाली जो इक्वेशन है वही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सबको? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज सर। सर इसमें ये जरूरी होता है कि मतलब तीनों वाली डाल के आ रहा हूँ आंसर। कई बार क्या होता है ना कि एक पॉइंट से आ सकता है और बाकी दोनों पॉइंट से ना आए। बात समझ में आ रही है? तो इससे ज़्यादा श्योरिटी मिल जाती है। सर जैसे फर्स्ट वाले में 0,0 से आ रहा है, हाँ, लेकिन बाकी दोनों पॉइंट से नहीं हो रहा। तो वो नहीं होगा। नहीं, जैसे जो तुम बोल रहे हो ना y = x जो है उस पर 0,0 तो लाई कर रहा है, वो तो तुमने देख लिया। लेकिन जो बाकी के दोनों पॉइंट्स है -1,1 और 1,-1, जब तुम वो दोनों पॉइंट्स y = x में पुट करते हो तो LHS और RHS इक्वल नहीं आता। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है वो y = x का नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके सर। बाकी बच्चों को बात क्लियर हुई है नहीं हुई? बोलो। मेरे को भी सर हो गई। क्या कह रहे हो? मेरे को भी सर मेरे को भी एक डाउट मिल गया अपना, पूछ लूं? पूछ लो भाई, पूछ लो। सर एक्सरसाइज 4.3 का सर जो पहला क्वेश्चन है सर उसका फोर्थ पार्ट, नो सर थर्ड पार्ट, y = 3x। तो मैंने ना ग्रुप देख रहा हूँ, देख वही देख रहा हूँ। तो मैंने ना सारे पार्ट नहीं सॉल्व किए, मैंने ओरली कर लिया और फिर जो मेरे को लगा। ठीक है, लेकिन तुमने ना मतलब बस लिख दिया है ऐसे ही, थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन वाली बात नहीं नज़र आ रही। ठीक है, वैसे ओके सर। फिगर भी ड्रॉ करनी चाहिए थी, है ना? सर मैंने जो होमवर्क भेजा था ना उसमें क्वेश्चन 5 के फिगर 4.6 में 0,0 वाला नहीं किया था। अच्छा, तो अभी कर लिया इसमें। ठीक है। अब मैं बोले क्या कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन है? सर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसका ग्राफ बनाना है तुम्हें y = 3x का। कहाँ दिक्कत आ रही थी बताओ? सर ये बाकी क्वेश्चन सर जो जैसे हैं सर x + y = 4, सर हम x की 0 रख के सर y की निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। देखो सर इसमें जैसे x है और y है, इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? सर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसकी जगह अगर 1 लिख दिया तो 3 × 1 3 हो जाएगा ना? तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 3। ऐसी x = 2 के लिए y की वैल्यू। अब इसको प्लॉट कर दो, 0,0 फिर 1,3 कहीं यहाँ आएगा और 2,6 कहीं यहाँ आएगा। तो इनको ज्वाइन कर दोगे तो ऐसी तुम्हें एक लाइन मिल जाएगी। क्लियर बात? सर ये 2,6 क्यों आएगा सर? हम अच्छा, सर एक देखो। लाइन पे सर 2 ही तो प्लॉट करते हैं। नहीं, 2 मिनिमम करने पड़ते हैं। जैसे लाइन तभी प्लॉट करी जा सकती है जब एटलीस्ट तुम्हें 2 पॉइंट गिवन हो, तो इसलिए हम 2 पॉइंट से ही बना सकते हैं। मैंने 3 बना दिए, 4 भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? तुम 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनिमम होता है। मतलब मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं तुम्हें। जैसे यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। इन दोनों की हेल्प से भी तुम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते थे या बना सकते थे।
मैंने 3 ले लिए है, कोई 4 भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सर हम इसमें सर कोई भी वैल्यू भर के हाँ, सर एक्स की हाँ। निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके सर। ओके। अब कहाँ पर हैं? ओके, फिफ्थ का जो फिगर 4.6 वाला पार्ट है वो सबको क्लियर हो गया? उसका आंसर क्या है? सेकंड वाली सर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन। अब फिगर 4.7 पे आ जाओ। देखो फिगर 4.7 वो दिखने में कैसी है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसी है। देखो ऐसे। तुम्हें कौन से पॉइंट्स इस पे लिखे हुए हैं? -1,3 और है 0,2 और है 2,0। ये तुम्हें फिगर दे रखी है फिगर 4.7, फिगर 4.7। अब एक काम करो, जो तुम्हें 4 इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें ये पॉइंट्स पुट करके देखो और बताओ सर कि y इसका इज आंसर क्या इक्वल है। टू -x+2 वाली सही है? थर्ड वाला? यस सर। चलो भव्य कह रहा है तो चेक करते हैं इसी को कि ये सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले -1,3 पुट कर दो इसमें। तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो ये +1 हो गया, 3 हो गया, ये तो ठीक है। और 0,2 के लिए भी सही आ रहा है और 2,0 के लिए भी सही है। ठीक है, यही आंसर है इसका। किसी को डाउट है तो बताओ, मैं इसको अच्छे से लिख के बताता हूँ, और सबको समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। बोलो। मेरा भी सर यही आ रहा था जब मैंने करा था होमवर्क। बाकी बच्चे बोलो। सर ठीक सर कर ले जी कैसे क्या करियो? सर, मतलब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात सुनो तुम लोग, जो ये 6th क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली ये तो मतलब अब है नहीं तुम्हारे इसमें, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस थे वो कट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, फिर मैं इसका मतलब बताता हूँ। तुम लोगों ने वो पढ़ लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? सर वर्क No, sir. नहीं पढ़ा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ पहले। कुछ होता है ऐसा, ये तुम लोग फिज़िक्स में पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट पता है तुम लोगों को क्या होता है? यस 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 सर। सर। ऐसा कोई हाँ, बच्चा है सर। जिसको डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं पता? Yes, sir, पता है। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन। नो सर, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ठीक है। और वर्क का मतलब पता है तुम सब लोगों को? यस सर। वर्क ओके। अब जो वर्क होता है और डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट पता है तुम सब लोगों को? यस सर, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी ठीक है, क्वांटिटी अगर डिस्प्लेसमेंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे ना, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज। और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को कम कर दिया तो वर्क भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज। और जब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना होता है तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट आ जाता है इसकी इजिकल जगह। टू और सर के आ जाता है। हाँ, इजिकल तो टू और वर्क के। इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू आ गया, कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या आएगा भी बताऊंगा। और साथ में हम क्या लिख देते हैं इधर? डिस्प्लेसमेंट तो पहले से है ही है। अब मैथ्स की लैंग्वेज में हम कांस्टेंट के बोल देते हैं, लेकिन जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ना एक्चुअली, तो वो कांस्टेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो फोर्स होता है। बात समझ में आ गई? वो कांस्टेंट फोर्स होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक फार्मूला होता है, लिख लो सब। W इज इक्वल टू F.S। जब 11th क्लास में तुम लोग जाओगे और फिज़िक्स पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये जो डॉट होता है इसका बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस होता है, इस डॉट का मतलब, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं। वेक्टर तुम लोगों को पता है, वेक्टर का साइन बना देते हैं ऐसे। यस सर। हाँ सर, वो डायरेक्शन भी जरूरी होता है उसमें। हाँ, तो जब मैंने यहाँ पे डॉट लिखा है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको। जो वेक्टर्स हैं ये एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वर्क डन। तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो जो उसका रिजल्ट हमें मिलता है वो हमेशा स्केलर मिलता है, याद रखना। इसीलिए जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? यस सर। कभी कभी क्या होता है ना, सपोज़ ऐसे लिखा होता एफ वेक्टर और एस वेक्टर, और यहाँ पे क्रॉस का साइन होता, तो यहाँ पर जो कुछ भी आता है ना,
इसको सॉल्व करके सपोज वर्क ही आता तो हम बोलते हैं ये एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। वेक्टर क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया है। बात क्लियर हो रही क्या कह रहा हूँ? यस सर। अगर डॉट लगाते हैं तो इधर क्या आ जाता है स्केलर क्वांटिटी, इधर क्रॉस लगा देते हैं तो इधर कैसी क्वांटिटी आती है वेक्टर। ठीक है। लेकिन ये 9th का कंसेप्ट नहीं है तो तुम लोग बाद में पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में इसका थोड़ा सा यूज़ होने वाला है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सब लोगों ने एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन या कोई है जो रह रहा है अभी जिसने नहीं पढ़ा? सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। वो तो कट करवा देते हैं। कट करवा दिया था लेकिन मैं करवा रहा हूँ ना सर। ओके सर। क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है कोई, इसका मास सपोज कुछ m था, इस पे मैंने क्या लगाया फोर्स लगा दिया। अब अगर मैंने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये जो मास m वाली जो ऑब्जेक्ट था ये यहीं रहेगा या थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा? थोड़ा शिफ्ट। तो सर शिफ्ट होएगा। ये अब यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। देखो पहले इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था ऑब्जेक्ट का। अब इनिशियल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे ग्रे कलर में देखो। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसको मैंने बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई s। बात समझ में आ गई? एक Yes. ऑब्जेक्ट था m, उस पर मैंने क्या लगाया फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब जब डिस्प्लेसमेंट होती है और फोर्स होता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और इनटू में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, याद रखना। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इतना याद रखना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी सब लोगों को? दोबारा Yes, पढ़ रहा sir. हूँ। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी मतलब कि W ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब ये जो वर्क डन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पता है ना तुम लोगों को, दोनों ही न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी ऐसे लिखा हो x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, तो जैसे जैसे z बढ़ता है वैसे वैसे x की वैल्यू डिक्रीज होती है। कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कभी ऐसा हो z इंक्रीज़ कर गया तो x की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर तुम्हारी y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो x की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर y की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई तो x की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। तो हम इसको बोलते हैं x और y कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और x और z कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली हाँ सर। सर एग्जांपल भी है मेरे पास इनवर्सली अच्छी बात है। प्रोपोर्शन का। बताओ। बॉल को सर जब हम पकड़ते हैं तो फिर सर हम टाइम बढ़ा देते हैं, फोर्स कम लगता है। बॉल को जब हम पकड़ते हैं टाइम बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम लग। अच्छा ये वो बोलना चाह रहा है F इज इक्वल टू एम ए। हाँ, फादर इज इक्वल टू माँ। हाँ, फादर इज इक्वल टू माँ। तो ये कहना चाह रहा है देखो जैसे ये टाइम है, ये डिनोमिनेटर में टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, है ना? बिल्कुल सही है, ये इम्पल्स वाला कहना चाह रहा है ये। ओके ठीक है। अब फ़िलहाल मेरी बात सुनो, आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तुम्हें इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो तो मैंने कर नहीं दिया, W इज इक्वल टू एफ एस यस सर। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। इस F की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 5। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है बेसिकली। एक काम करो, इस जब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वर्क भी ले सकता हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ एक्स एक्सिस में? डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? वर्क। अब एक काम करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं हमेशा एक्स और वाई लिखता था ना। सबसे ऊपर जहाँ पे मैंने x लिखा है, एक्स एक्सिस में मैंने क्या माना है? डिस्प्लेसमेंट। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा इधर? s। और इधर y की जगह क्या लिख दूंगा? वर्क। अब s की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर दो। सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं। तो W इज़ इक्वल टू एफ एस में अगर s की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाती है तो f इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन भी कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है
तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ तक किसी को Zero. दिक्कत है तो बताओ। सर मेरा एक डाउट था, हाँ पूछो। हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों ली, मतलब फोर्स भी तो ले सकते थे, मतलब आपने ये क्यों करा? देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं? सर वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं। अब एक फार्मूला मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, W इज इक्वल टू एफ एस। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि क्या कांस्टेंट है, बताओ। सब सर चुप रहेंगे। फोर्स। हाँ, फोर्स कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो वेरिएबल कौन से हो गए? वो डिस्टेंस और वो डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन। वर्क। बिल्कुल। तो हम किसी को भी यहाँ पे, अब जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, यहाँ पे वर्क डन ले लिया, तुम चाहो तो यहाँ पे वर्क डन ले सकती थी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले सकती थी। फोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ना, और जब हम यहाँ पे एक्स और वाई लिखते हैं तो एक्स और वाई तो वेरिएबल होते हैं। बात क्लियर होगी? यस सर। अब एक बात और, मैं डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में डिस्प्लेसमेंट ही होता है फॉर्मूले में। मैथ्स में यहाँ पे डिस्टेंस लिखा गया है, वो अलग बात है इस क्वेश्चन में, लेकिन बाद में जब तुम लोग साइंस में पढ़ोगे फिर तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं मैथ्स में तो हमने डिस्टेंस पढ़ा था। तो मैं पहले वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी, कि डिस्प्लेसमेंट ही होता है फॉर्मूला एक्चुअली। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब एक काम करो, W इज इक्वल टू एफ एस में S की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं। S की वैल्यू मैं इस बार 1 पुट कर देता हूँ, और क्वेश्चन में F की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5। 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5। तो जब S की वैल्यू 1 है तो S की वैल्यू 1 है तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ऐसे ही एक और पॉइंट बना सकती हो चाहो तो, S की वैल्यू 2 ले लो। अगर S की वैल्यू 2 हो गई, समझ नहीं आया। मेरे भाई W इज इक्वल टू एफ एस तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। F की वैल्यू कितनी है बोलो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर 5। और S मैंने कितना लिया है? S कितना लिया है? सर 2. अरे मयंक बाबू, सर ये मेरे को 1/5 अच्छा तुम वाला 1/5 वाला बोल रहे हो। ओके ओके, देखो S की वैल्यू 1 ले लो, और F कितना है? 5। 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, 5 नहीं आ गया, इसलिए W की वैल्यू 5 हो गई। यस सर। समझ में आ गया? अब एक Yes, और sir. कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, तो S की वैल्यू मैं इस बार क्या ले रहा हूँ? 2, और F क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 5। 5. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ जाएगा। तो 10. W कितना आ गया? 10 आ गया। तो जब S 2 है तो W कितना आ गया? 10। ओके, बस अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें? 0,0। दूसरा क्या मिल गया? 1,5। और तीसरा क्या मिल गया? 2,10। तो फिलहाल हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है लाइन ड्रॉ करने के लिए। तीसरा मैंने ऐसे ले लिया था, चाहो तो उसको भी प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5। 0,0 कहाँ पर है? 0,0 यहाँ पर है ओरिजिन पे। 1,5 कहाँ है? 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है 1,5। तो इसको मैं 1,5 लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसे 2,10 कहीं बहुत ही ऊपर आएगा तो वो मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। 2 पॉइंट सफिशिएंट है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा? इस लाइन की इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या थी? W इज इक्वल टू एफ एस। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सब लोग। यस सर। जो तुम्हारा स्कूल है हो सकता है उसमें W और S ना लेके वो Y और X ले ले, तो वो भी सही है। और मैं W और S इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें साइंस में हेल्प मिले। क्लियर हो गया? यस सर। बाकी बच्चे बोलो। यस सर। यस सर. सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन मैंने बना दी थी W इज इक्वल टू एफ एस। फिर आगे बोला गया था ड्रॉ द ग्राफ, तो वो मैंने ग्राफ भी बना दिया। 2 पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है वो? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। तुम्हें वर्क डन निकालना है कब? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो? 2 यूनिट्स। 2. तो जब ये 2 होगा तो W की वैल्यू पता करनी है। वो तो हम वैसे ही नहीं पता कर लिया हमने। जब S की वैल्यू 2 है तो W की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 10. तो हमारा वर्क डन कितना आ गया? 10 आ गया जब S की वैल्यू 2 थी। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है तुम्हें पता है? किसी को पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल। लिख लो सब। वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। तुम्हें वर्क डन पता करना है कब? जब डिस्टेंस तुम्हारा 2 यूनिट्स था।
तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का? 10 जूल। 10 जूल्स। जूल। ओके, सेकंड वाला पार्ट देखो, 0 यूनिट। जब तुम्हारा एस की वैल्यू 0 हो, ये वाला पॉइंट एस की वैल्यू 0 सर हो, 0 तो जूल। वर्क डन तो 0 जूल हो जाएगा इसका। मैथ्स में चाहो तो जूल ना लिख के यूनिट्स लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन मैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे भी हेल्प मिले। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, रब कर दूँ, इसको हटा दूँ ना? सर Yes, sir. इसमें इक्वेशन तो बनाई नहीं। W इज इक्वल टू एफ एस है ना, ये Y इज इक्वल टू के एक्स की तरह नहीं हो गया? यस सर, समझ में आ गया? यस सर। तो सर हम इस जो लाइन बनाई है इसके ऊपर क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ एस लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से। यस सर, ठीक है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम चाहो तो y इज इक्वल टू के एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैथ्स में जनरली टीचर्स ऐसे ही करवाते हैं, लेकिन फिर साइंस में जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वहाँ पे तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ाई वो रहा हूँ जो तुम वहाँ पे पढ़ोगे। क्लियर? चलो 7th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ सब, फटाफट पढ़ो एक बार सब। यहाँ ने छुट्टी क्यों मारी है मैं पता है? सर वो आज ना स्कूल की क्लास में भी सर 5-10 मिनट लेट आ रहा था सर, उसका कोई टैब में दिक्कत आ गई है सर, वो फिर अपना टैब ठीक करा रहा है, पता नहीं कहाँ पे गया है वो? डिस्ट्रिक्ट सेंटर? सर वहीं गया होगा, पता नहीं सर उसने रीजन ग्रुप में लिखा है, उसने कहा है कि तबीयत खराब है। सर। क्लास में भी उसको डांट पड़ी थी ये लेट आने पे। कहाँ डांट पड़ी थी? सर स्कूल की क्लास में। अच्छा, स्कूल वाले टीचर डांटते बहुत हैं यार, पता नहीं क्यों। सर 5 मिनट तो लेट आए हैं, क्या हो गया? सर आहन ने तो कहीं नहीं लिख रखा है ऐसा। बोलो प्रवीण, सर बोलो। लिखा था कहाँ लिखा है बताओ? बोलो सर, प्रवीण, बोलो। रुको उसमें। सर जो सेकंड सर ये क्वेश्चन लो। है इसमें मैंने कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम व्हिच सैटिस्फाइज दिस डाटा। तो सर इसमें ₹100 है, उन्होंने तो हमें कोई रेशियो भी नहीं दी, तो हम 90 और 10, 80, 20 ऐसे तो कोई भी ले सकते हैं। इसीलिए तुम एक को मान लो x है, दूसरे को मान लो y है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 100 रुपीज़ हो जाएगा ना। यामिनी ने जैसे x रुपीज़ कंट्रीब्यूट करें और फातिमा ने y रुपीज़ कंट्रीब्यूट करें, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। ओके बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। सर जब जहाँ मयंक ने डाउट पूछ रखा है ना, एक बुक की पेज की फोटो भेज के, उसके ऊपर ही है। अच्छा, अरे यार मेरा फ़ोन ही वो हो गया। 5 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई बायोमेट्रिक। तुम लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? सर मैं तो लगाता ही नहीं फिंगरप्रिंट। हाँ सर, हाँ सर, सर ये जैसे आपके साथ ये फिंगरप्रिंट लगाने पे होता है सर, ऐसा सर मेरे में लिखा आ जाता है कि सर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, बताओ। फिर सर फोन ही खोलना पड़ता है। फ़ोन खोल देते तुम इतनी सी बात पे? सर मतलब पासवर्ड डाल के सर। अच्छा अच्छा, मैं फ़ोन ही खोल देते हो, बताओ। हैं रणछोड़दास बन जाते हो 3 इडियट्स वाला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन। सर इसमें जैसे एक्स दिमाग के उसको एक्स कर दिया और यामिनी को वाई कर दिया, इस तरह ले सकते हैं ना? यामिनी को वाई मत करना, यामिनी के कंट्रीब्यूशन को करना। हाँ सर वही कह रहा हूँ। कल को तो तुम बोलोगे यामिनी को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यामिनी को एक्स नहीं मानना भाई, यामिनी के कंट्रीब्यूशन को एक्स मानना है। तो यामिनी कंट्रीब्यूशन हमने क्या मान लिया? रुपीज़ एक्स। ₹X और फातिमा के जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने कितना मान लिया? ₹Y। रुपीज़ वाई। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट करके कितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने इकट्ठा किया? 100 रुपीज़, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर दिया ताकि अर्थक्वेक में अगर किसी को दिक्कत हो तो वहाँ से वो कंट्रीब्यूशन यूज़ आ सकता है। वैसे ही जैसे तुमने सुना होगा अभी कोविड के टाइम पे कौन सा फंड बनाया था मोदी साहब ने? PM केयर्स फंड, सुना था? कोविड रिलीफ फंड था ना? हाँ, तो उसी तरीके से ये होता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू ₹100। तो ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। ग्राफ बनाने के लिए भी बोला है क्या इसने? यस। तो ग्राफ Yes, बना दो sir. इसका। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसके लिए? टेबल बना दो। सर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। आ रहा है क्या? जीरो पुट Y करेंगे की तो 100 आ जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल। 100 कैसे करेंगे? सर इसमें हमें ये अरे, करना होगा ना, बोल स्केल रहे जो हो। हम लेंगे बड़े नंबर का लेंगे। हाँ सर बिल्कुल। 50 ऐसे करके ले लेंगे। हाँ 100 का ही ले लो ना डायरेक्टली। क्या नाम है, फलक? सर वो लाइन को Five ऊपर जिगजैग बना के करना पड़ता है ना।
zigzag ग्राफ मतलब? में। मतलब जैसे अगर हमें अच्छा 0 से अच्छा 3 तक समझ जो गया, हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। सर 10 का ले सकते हैं या फिर 20 का ले लेंगे? अरे सीधा 100 का ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है सर। जैसे ये 100 है, x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 और y की वैल्यू 0 डाल दी तो x की वैल्यू, 100। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे मैं बनाने वाला हूँ। ये x है, ये y है, ये 100 है कहीं यहाँ पे ये 100 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो तुम्हारा ऐसा बनना चाहिए। सर 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, हटाना मत। और कुछ हुक्म मेरे आका? नो सर। हटा दूँ इसको? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ सब बच्चों से, मेरे को ये बताओ टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। SI यूनिट या नॉर्मल? हाँ सर फ़ारेनहाइट भी होती है, केल्विन भी होती है, सेल्सियस भी सर होती है। SI यूनिट केल्विन होती है। हाँ तो बिल्कुल सही है तुम लोगों का कि जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। और वैसे 3 यूनिट्स होती हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो जिस तरीके से तुम लोगों को पता होगा, तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा साइंस में कि जो K होता है वो C+273 होता है। तो यहाँ पर तुमने कौन से दो टेम्परेचर के यूनिट्स में रिलेशन पढ़ा? केल्विन और केल्विन एंड सेल्सियस। सेल्सियस। उसी तरीके से तुम्हें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक रिलेशन गिवन है जो कि है F = 9/5C + 32। ये एक रिलेशन है जो कि दो टेम्परेचर की यूनिट्स का है। कौन सी वो दो टेम्परेचर की यूनिट्स हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। तो हमें सी की जगह क्या लिखना है? एक्स एक्सिस। तो सी की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ इसको, क्योंकि सेल्सियस को मेरे को कौन से एक्सिस पे प्लॉट करना है? एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन में लिखा गया है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट को लिखा गया है फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो फ़ारेनहाइट को मैं क्या मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए? वाई। वाई तो इसको हम चाहें तो y = 9/5 x + 32 भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको? सर बस इसमें x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल के ग्राफ बनाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए काम करते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका बोलो? 5। तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये थोड़ी इजी हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई किया अगर y को तो क्या आ गया? 5y। 9/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर? 9x। तो इधर लिख देते हैं 9x। पहले एक 9x हम करके एक चैनल आता था, मैं बहुत देखता था। अभी भी आता है क्या वो? पता है किसी को? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम सर गाने का क्या? हाँ हाँ सर, बोलो। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर हम x की वैल्यू 5 डाल देंगे तो वैसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ये थोड़ा, लेकिन जो मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ देखो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, वरना यहाँ पे 9/5 है, देखते ही डर लग रहा है, क्या करें? एक और बार समझाना, समझ नहीं आया। इसका एलसीएम क्या है बोलो? 5। क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 5 था, तो एलसीएम 5 आ गया। जो भी एलसीएम आता है ना पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × y हो गया 5y, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 9x। अब 32 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 160। ठीक है, तो हो गया 5 × 160 आ गया ये, है ना? इसको और सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 9x - 5y + 160 = 0। बोलो हाँ है ना? यस सर। ये मेरा तरीका है, तुम चाहो तो, तुम्हें लग रहा होगा डिफ़िकल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो इसी को मतलब इक्वेशन मान के x और y की टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया सबको? जैसे तुम लोगों को ठीक लगे वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। x की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो -5y + 160 = 0। तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई? 160। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 160/5। 5 3 = 15, कैरी 1 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 32। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
32 32 ओके 0 माइनस 5y सर प्लस 160। क्या हुआ सर आपने ये सर जब 9x माइनस 5y इजिकल टू 160 था सर, तो आपने 160 को सर माइनस में बुला लिया। मैंने कहाँ बुलाया भाई, बुलाने वाला तो ऊपर है। सर क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे मेरे भाई देखो, ज़ीरो तो क्या ज़ीरो ही है, उसको तो हटाओ, -5y है ना, इस -5y को मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये प्लस का 5y नहीं हो जाएगा? तो इक्वल टू के एक तरफ +5y आ गया और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या बचा हुआ है? 160। मेरे को सर ये डाउट है सर, आपने पहले लिखा 5y इजिकल टू 9x प्लस 160। हाँ ये वाला कह रहे हो तुम, हाँ आगे। सर फिर इस फिर 5y वो माइनस को 5y मैंने को राइट उधर ले साइड में भेज जाएंगे। दिया, इस 5y को मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो ये माइनस का 5y नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। और प्लस 160 पहले से लिखा हुआ है। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? जब 5y इधर ही चले गया तो इधर क्या बचा हुआ है? 0, इसलिए मैंने इक्वल टू के इस तरफ 0 लिख रखा है। ओके सर। अब इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 160 इक्वल टू 0। तो 9x की वैल्यू हो जाएगी -160, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -160 अपॉन 9। तो जब y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई? -160 अपॉन में 9। कोई दिक्कत है किसी को? और इसको पॉइंट्स में नहीं करेंगे आगे? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। अब बस अब इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना देते हैं इसका। -160 अपॉन 9 कितना आएगा लगभग डेसिमल में करेंगे तो भी? तो मैंने करके देखा है -17.7 आ रहा है। अच्छा कोई फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू से 5 7 के बाद 8 भी आ रहा है। क्या कह रही है, दोबारा रिपीट करो। फिर 160 upon 9 की वैल्यू फिक्स नहीं आ रही, 6 नहीं आ रही? सर मैं कह रही हूँ कि 160 upon 9 की वैल्यू 17.7 सर 75 टाइम्स और उसके बाद 8 आ रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना जो मैंने किया है। अभी 7 आ गया, इसके बाद 0 आ गया, तो 17.77 आ रही है, यही कह रही हो ना प्रबलीन? यस सर, 17.76 और फिर 8 आ रही है। यस सर, लास्ट में 8 आ रही है। फिर बताना, डिवाइड करके दिखाना कहाँ की है 8 कैसे आ रही है, बताओ। सर मैं ग्रुप पे भेजती हूँ। भेजो। एट कभी भी नहीं आएगी, वो कैलकुलेटर का आंसर होता है ये 8, क्योंकि हमेशा 7 7 ही आता रहेगा, वो उसको राउंड ऑफ करके 8 लिख देता है एंड में कैलकुलेटर। क्या कह रही है फलक? फिर मैं यही बोल रही थी कि वो एंड में बोल रही आ रहा है। एंड में कभी आएगा ही नहीं, तुम डिवाइड करते रहो, 8 कैसे आ जाएगा बताओ? हमेशा रिमाइंडर 7 बचता चले जाएगा, यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, हमेशा 63 माइनस करके 7 आता रहेगा रिमाइंडर। हाँ सर मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ है सर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के सर जो एग्जांपल होते थे सर, वो मैंने सर वो कैलकुलेटर में डिवाइड भी करे थे सर। वो एंड में सर मतलब राउंड ऑफ कर देता है ना वो। सर हाँ 7 लगा देता है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके इसलिए बताया क्योंकि जो हमारी साइंस की क्लास थी उसमें भी हमें सर ने बताया था कि जब आपका आंसर रिपीटिंग में आ रहा हो तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दो लास्ट डिजिट को। तो साइंस में क्या कर सकते हैं ना, जैसे 7 7 7 ऐसे 8 आ रहा है सपोज, तो साइंस में तुम 17.77 भी लिख सकती हो, कोई गलत वाली बात नहीं है। 17.78 भी लिख सकती है, कोई गलत बात नहीं है, दोनों ही सही हैं। ऐसा कुछ नहीं है नीचे वाला ज़्यादा बढ़िया है ऊपर वाला गलत है, दोनों से ही आंसर मतलब सही आते हैं, ठीक है। और मैथ्स में तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है, 17.77 ही आएगा इसका आंसर, और इसको कैलकुलेटर जो है वो 17.777 और एंड में जाके 8 कर देता है बेसिकली। तो खैर छोड़ो, वो अलग ही टॉपिक हो गया। फ़िलहाल तुम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 17.77। तो ये जो तुम्हारा x की वैल्यू आई है -160/9, मतलब ये हो गया -17.77। इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो तुम लोग, या मैं करके बताऊँ? बोलो। 2 पॉइंट्स हैं, 0,32 और दूसरा पॉइंट हो गया -17.77, 0। सर करवा दो। करवाऊँ? ओके।
कर लूंगा सर। अरे मयंक है ना, इसको सॉल्यूशन चाहिए, इसको स्पून फीडिंग सर इसमें चाहिए। हम ये कर लेंगे कि वो स्केल 16 का ले लेंगे, उसके बाद हो जाएगा इजी। 4 का ले लेते हैं, काम करते हैं। सर 4 में ज्यादा बड़ा नहीं चला जाएगा? किसका लें फिर बताओ। मैं 16 का ले लो या 8 का ले सकते हैं। तो तुम्हारे यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट्स आए हैं? 0,32, 0,32, 8 4 32, तो 0,32 एक तो भाई यहाँ पर हो जाएगा, 0,32 यहाँ पर आ गया है ना। यस सर। और दूसरा पॉइंट क्या है? -17.77, तो वो कहीं यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे -17 पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दो -17.77,0, ये हो गया 0,32। बस अब इनको ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। मैं क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। मेरे को तो लग रहा है बस इसको स्क्रीनशॉट लेना होता है और कुछ नहीं है। लक्ष्य भाई बड़े साइलेंट हो, आज क्या बात है? कौन सर? मैं? यस सर। बड़े साइलेंट हो। नहीं सर, आज थोड़ा थका हूँ। अच्छा है। क्यों भाई, क्या हो गया? सर आज मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बस सर करनी पड़ रही है क्लास। हाँ तो यार, स्कूल में भी होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कई बार मन नहीं करता, लेकिन भाई पढ़ाना तो पड़ता ही है, हैं? यस सर। ठीक है, लेकिन ये है, देखो जैसे मैं बता रहा था ना भाई, मेरे को भी थोड़ा आज ऐसे ही लग रहा था ऑड। मेरा बिल्कुल 99% चांस था, मैंने सोच लिया था यार आज कैंसिल कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं यार, क्लास कैंसिल तो नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। फिर अब जैसे मैं पढ़ाने लगा तो मेरे को थोड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आई मेरी हेल्थ में, बल्कि अच्छा ही लग रहा है मेरे को पहले से। आइडल बैठे रहोगे तो बहुत बेकार रहेगा, अपने आप को बिज़ी रखोगे ना तो सिचुएशन इंप्रूव होती ही होती है पक्का। ठीक है। और चैतन्य भाई? यस सर। टेस्ट दे रहे हो ना फिर तुम संडे को? इस बार कहीं जाना है? संडे को? हाँ, तुमने बोला था ना मैं दे दूंगा। क्यों भाई, तुमने तो बोला था नेक्स्ट संडे को दे दूंगा। सर इस बार राखी से मुझको नहीं पता था कि राखी की। फिर अगली बार बोल दोगे जन्माष्टमी है, फिर बोल दोगे मुहर्रम है। सर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। किससे मतलब नहीं है? मुहर्रम से? सर मुहर्रम से, जन्माष्टमी से भी मतलब नहीं है? अच्छा सर मैं तो आज लगा मतलब। अच्छा, चलो ठीक है भाई। टेस्ट हो सकता है तो सब लोग ना, जितने मैंने चैप्टर्स करवा दिए हैं, रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो, टेस्ट हो सकता है। सर कितने चैप्टर्स करवा दिए? एक एक करके बोलो भाई। क्या करिए फलक, बोलो। सर इस संडे नहीं दे पाऊंगी मैं। अच्छा, तो नानी के घर से दे देना ना, कोई बात नहीं। सर नहीं सर, फिर मजा क्या नानी के घर जाने का। सिर्फ आधे घंटे ही तो देना है टेस्ट, 40 मिनट का टेस्ट आधे घंटे में करके निपटा देना। सर वो MCQ होगा। हाँ सर जो पिछले संडे आपने टेस्ट लिया था वो मैंने नानी घर से ही दिया था। अच्छा, सब लोग नानी के घर ही जाते हो क्या? कोई दादी के घर नहीं जाता क्या? आप कोई टेस्ट ले रहे होगा सर सर संडे मेरे को? तो घर पे ही सर मैं तो मेरे नानी के घर भी नहीं जाती। अरे वाह भाई वाह, अच्छा। हाँ सर, हाँ सर संडे को आप कोई टेस्ट ले रहे हो क्या? हाँ, अभी इसने बोला था, लक्ष्य ने, कि टेस्ट ले लो संडे को। सर मैंने नहीं बोला। अच्छा, श्रीली ने बोला था ना? सर आप जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से श्रीली का ही नाम लगा रहे हो। चलो, अक्षत ने बोला था क्या फिर? हाँ सर। तो क्या बोला कौन- सर? मैंने तो टेस्ट वेस्ट के लिए नहीं बोला सर। ठीक है। चलो, सब इतना कह रहे हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, भवि ने बोला था, चलो फिर भवि ने बोला था। ठीक है, तैयारी कर लो यार, एंड में जाके वरना बहुत प्रेशर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना? सर किसका लोगे सर? इसका ही 2 वेरिएबल्स वाले का? हाँ, तैयारी तो रखो अपनी। 2 हाँ सर, इसका तो ले लो, ये तो आ और गया। आप बस चैप्टर बता दो कौन से जितने भी चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं उन सब का। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, वो सब भी सर। पॉलिनोमियल से नहीं होगा क्योंकि वो टर्म चलो हमारी मैम ने भी सिलेबस दे दिया। अच्छा,
क्या प्रवीण, क्या सिलेबस है बताओ? यस सर। सर मैम ने एक तो नंबर सिस्टम का है और सर एक सेकंड सर, नंबर सिस्टम, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, हेरॉन्स फार्मूला। हाँ ये तो सारे अभी हमने कर लिया है ना। सर हमने बस ट्रायंगल्स नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो भी करवाते हैं जल्दी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम सब लोगों में से वो विकासपुरी वाली ब्रांच का कौन है? पता है किसी को? क्या सर सर? ऐसे ही बता मेरे को अच्छा, तो। तुम सब लोग खुद गए होगे ना कभी सेंटर पे तो, या पेरेंट्स ही गए थे? मैंने तो ऑनलाइन पे ही स्टार्ट करा था। सर मैंने पेरेंट्स ही गए थे। ऑनलाइन से स्टार्ट सर मैं तो आया था। अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तुम में से कोई विकासपुरी में रहता है? नो सर, मैं नहीं रहता। सबके सब जनकपुरी में रहते हो ना, फलक को छोड़ के? सर आपका सर मैं तो सेंटर मोहन कहाँ पे है? गार्डन में रहती हूँ। एक मिनट एक एक करके। शीली क्या कह रही हो? सर मैं तो उत्तम नगर के पास अच्छा। जो मोहन गार्डन है वहाँ रहती हूँ। मोहन गार्डन। तुम्हें वैसे कौन सा सेंटर पास पड़ता है, विकासपुरी या फिर वो जनकपुरी? पता है? नहीं पता? मुझे नहीं पता। अच्छा भव्य बोलो। सर आपका सेंटर कौन सा है? मेरा भी जनकपुरी वाला है। हाँ मेरा स्कूल भी वहीं पे, मैं आ जाऊंगा। हाँ बाकी बच्चे बोलो। सर मेरा तो जनकपुरी वाला से ही पड़ेगा। सर मैं तो उसमें जनकपुरी वाला ही होगा। प्रबलीन? सर जनकपुरी वाला ही। चैतन्य? सर मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, तो मेरे पास ही विकासपुरी है। अच्छा, फलक वहाँ से आ जाओगी ना गाजियाबाद से? सर ऑनलाइन ही ले लो। सर मैं गाजियाबाद में थोड़ी रहती हूँ। फिर कहाँ रहती सर है वैशाली? गाजियाबाद से कौन ले रहा है सर? भाई ये योगी जी की सरकार के लोग हैं यहाँ पे। तो सर वो सिर्फ ऑनलाइन ही लेंगे सर जो गाजियाबाद में? ऑब्वियसली यहाँ से डेली अप डाउन थोड़ी हो पाएगा। मतलब मैं तो अभी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, देखते हैं अभी क्या होती है सर सिचुएशन। ऑनलाइन ही ले लो। ईस्ट दिल्ली में रहती मेरे हूँ, पापा भी सर ऑफलाइन सर अलाउ नहीं करेंगे सर। अच्छा अभी सब लोग ऑनलाइन में प्रेफर कर रहे हो ना? यस सर। ठीक सर जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती सर तब तक तो। ठीक है ठीक है। इसलिए ही सर मेरी सर वो कल आकाश सर से सर मेरी मम्मी की यही बात हुई सर हो आकाश रही सर थी। कौन है? अच्छा तुम्हारे वो साइंस वाले सर? हाँ सर फंस गया अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ सर उनसे सर यही बात हो रही थी कि ऑफलाइन सर अभी प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोरोना हो गया तो। अच्छा चलो ठीक है ओके। मेरे को भी वैसे ऑनलाइन का ही ठीक लगता है। ऑफलाइन दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसमें मेरे को लगता है थोड़ी सी स्पीड बन जाती है और इसमें सर ऑनलाइन में क्या होता है सर, बच्चे कभी कभार ऐसे यूट्यूब देखने लग जाते हैं और सर ऑफलाइन में ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम सेंटर पे आ जाना आपसे अक्षर, ठीक है? हाँ सर मैं तो आ जाऊंगा, बस सर वही है ना, क्या ही है ना? अगर मैं अकेला आऊंगा तो सर तो फिर तो कोई बात नहीं है, ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे आएंगे तो फिर तो सर खतरा है ही। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अभी फर्स्ट वाला हो गया ना, ड्रॉ द ग्राफ। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। और अभी ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था ना, ये ऐसे ही मैंने रैंडमली करा था। ऐसा कुछ भी अभी कुछ डिस्कशन नहीं चल रहा है सेंटर ओपन करने का या कुछ भी। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती तब तक तो वैसे भी नहीं होना। क्लियर हो गया? कहीं मन में हमारी कहानी मैम बनाने कह लग जाओ। बोलो बोलो क्या कह रही थी? सर हमारी मैम कह रही थी कि हमें एमसीक्यूज 1 मार्क के भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। हाँ वो सर्च एंड रीजनिंग वाले हो सकते हैं, 2 नंबर के देते हैं बिल्कुल। सर हमारी मैम ने ट्रायंगल्स चैप्टर शुरू कराया है। ठीक है तो इसके बाद फिर वही करते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी बोलो, एक्सक्यूज्ड बोलो। सेकंड का आंसर बता दूं? रुक जाओ यार, मेरे को कल आने दो, रुको। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू कितनी दे दी बोलो? 30 दे दी। तुमसे क्या पूछ रहा है? एफ़ पूछ रहा है। तो एफ़ देखो निकाल लेते हैं। एफ़ इज इक्वल टू 9/5, सी की वैल्यू दे दी है 30 36 डिग्री प्लस 32। ओके 5 6 है 30, 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 से 54 हो गया, प्लस 32 प्लस कर दो 86 फ़ारेनहाइट आ गया इसका आंसर। सबको क्लियर हो गया सेकंड वाला पार्ट? यस सर। ठीक है थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं फिर। इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो रिलेशन होता है वो ये होता है, एफ़ इज़ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तुम्हें बोला गया एफ़ की वैल्यू इस बार कितनी दे दी है? 95। तुमसे सी पूछ रहा है तो पुट कर देते हैं। देखो 95 इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। इस प्लस 32 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो 95 में से 32 माइनस कर दो, इक्वल टू 9/5 सी आ गया। दोनों को माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6,
तो 63 बन गया। 63 इक्वल टू 9/5c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 63 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 315 इक्वल टू 9c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 315/9। अब डिवाइड कर दो, 9 3 27 और 9 5 45, तो c की वैल्यू होगी 35। किसका आया था करेक्ट बोलो। हेलो सर आ गया मेरा। सर मेरा भी आ गया। ओके, किसको डाउट है इस वाले पार्ट में बताओ, थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, नो सर। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिर इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। जो फोर्थ पार्ट है वो ये है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो c की वैल्यू कितनी दे दी, सर 0 इसमें डिग्री। 32 फ़ारेनहाइट होएगा। क्या, इसमें तो 32 फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ध्यान से देखो, f इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ गया, 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू आ गई 32। मतलब जब c 0 था तो f कितना आ गया, 32। म्यूट कर लो भाई जिसका अनम्यूट हो रखा है। f की वैल्यू क्या आ गई, 32। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे क्या पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखो f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तुम्हें ये लिखा गया है कि जो फ़ारेनहाइट है वही 0 है, तो इसको 0 बना दो। तो c पूछ रहा है, तो 0 इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इस प्लस 32 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो माइनस के साथ चले जाएगा, तो -32 इक्वल टू 9/5c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 3 15, 16 हो गया है, तो -160 इक्वल टू 9c। 9 और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये c की वैल्यू आ गई है। बात क्लियर हो गई। यस तो c की वैल्यू आ गई -160/9। हाँ बोलो। मेरे को सर -32 इज इक्वल टू 9/5c से समझाओ सर। ऊपर यहाँ कर तक दो। आ गया। हाँ सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 32 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 32 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 5 3 15, 160 आ गया ना। यस सर। तो सर इसको 17.77। हाँ भी नहीं आ रही। अभी आ रही है। यस सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। अभी आ रही है। हाँ सर आ रही है। ठीक है, ये कुछ नहीं किया मैंने, बस हेडफोन के उसको निकाला मैंने प्लग को और दोबारा लगा दिया। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं अब। फिफ्थ पार्ट है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ओके, कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो। हमें रिलेशन पता है क्या होता है, रिलेशन होता है f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन में जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ये लिखा गया है कि क्या कोई थर्ड ऐसी, हमने नहीं करा सर, थर्ड हमने नहीं करा शायद। ठीक है बता दूंगा, अभी ये वाला कर लो, बता दूंगा। ठीक है, फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें ये लिखा गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। चेक करते हैं। f और c को मैं इक्वल मान लेता हूँ, दोनों को क्या मान लेता हूँ मैं, x। तो f की जगह मैंने x लिख दिया 9/5 और c की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 32। अब इसको सॉल्व करना है और देखते हैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती। तो x माइनस, अच्छा ये छोड़ो, देखो इसको सिंपलीफाई करके बताता हूँ। जैसे ये है, इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो,
5 तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो गया। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा सिर्फ 9x। और फिर 32 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 तो ये हो गया 160। बहुत बढ़िया। अब 5x माइनस 9x इक्वल टू 160, 4x तो ये हो गया -4x इक्वल टू 160। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 160 अपॉन में -4, तो ये आ गया -40। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -40। इसका मतलब कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तभी इक्वल होंगे जब दोनों की वैल्यू क्या होगी? -40। -40 ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके। यस सर। अब थर्ड वाला पार्ट रह गया, मैं कैसे कह रहे हैं, तो थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, पहले तो मैं रिलेशन लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। थर्ड पार्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो f की जगह 95 लिख देंगे। तुमसे c पूछ रहा है। अरे यार, ये क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे? सर करवा दिया सर। मैं बस सर ऐसे ही बता रहा था कि ये छूट गया सर, कि आपको नहीं लग रहा हो छूटा। कि करा दिया। वो कह रही है श्रीली करवा दिया था। हो जाएगा। ये देखो, ये अलग ही खो रहा है ये। किसके ख्वाबों में खो रहे हो भाई तुम? है मयंक? हाँ सर, ये सेकंड पार्ट ये देखो, इसका अलग ही चल रहा है। मैंने नंबरिंग गलत कर दी सर, हो तो गया है। गलती हो गई मेरे भाई, माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद गलती मेरी है। 4.4 एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में शायद नेक्स्ट हो ही जाएगा, शायद क्या हो ही जाएगा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। कौन सा करना है बता दो। सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, बाकी बच्चे बोलो। सर ट्रायंगल्स, सर वही शुरू है। यस सर, ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को बहुत भारी बहुमत मिलती हुई दिख रही है, तो ट्रायंगल्स की जीत होती है। अब वैसे तुम्हारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, नंबर सिस्टम आ रहा है वो मैंने करवा दिया है, कोऑर्डिनेट आ रहा है वो करवा दिया है, लीनियर इक्वेशन मोस्ट मतलब 90% हो ही गया है, लाइन्स एंड एंगल्स हो ही गया है। अब तुम्हारे ट्रायंगल्स बच रहे हैं और हिरॉन्स फार्मूला हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स बच जाएगा, है ना। तो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिकली अब तुम्हारे, फिर तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर फिर टेस्ट लोगे सबके? हाँ, रिवीजन भी करवाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बात है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास। होमवर्क क्या है बताता हूँ। होमवर्क सर अच्छा खासा सर होमवर्क से बच रहे थे सर। बेटा, ये तुम होमवर्क से बच रहे हो ना, ये तुम अपना लॉस करवाते हो ऐसे सोच के। जो जितना ज़्यादा होमवर्क करता है ना, उसकी मैथ्स उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैं हाँ सर मैं कर हाँ लेता हूँ। हाँ सर, हाँ अब हाँ सर अब हाँ सर निकल रहा है। सर मैं लेट भी हो जाता हूँ सर, बट मैं भेज देता हूँ, चाहे 2 दिन लेट भेज दूँ। बेटा तुम 2 दिन ही 2 हफ्ते लेट भेजते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हो सर चेक कर दो, हैं? पहले मैं कर सर, देता था, अब मेरे को लगता था चलो भाई तुम लोगों की मजबूरी होगी, फिर मेरे को पता चला मयंक जैसे बच्चे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं मेरा, फिर मैंने मना ही कर दिया तुम्हें, इसलिए। ठीक है सर मैं सर साइंस का होमवर्क भी करना होता है। हाँ सर वैसे ठीक है। सिर्फ तुम्हें ही करना होता है क्या? बाकी बच्चे नहीं करते हैं क्या साइंस का होमवर्क? बोलो सर बंगलो। मेरे सर हाँ सर, मेरे सर कहते हैं कि जस्ट क्लास के बाद भेज दो सर, तो वो करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी कह देता हूँ फिर जस्ट क्लास के बाद भेज देना। ठीक है सर इसके बाद मेरी 6:30 क्लास है सर। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या हुआ श्रीली, बोलो कुछ कहना चाह रही हो? वो आपने भी कहा ना जस्ट क्लास के बाद, मैंने कहा अच्छा। एकदम से नहीं भेज सकते। अरे नहीं भाई नहीं, मैं इनके लिए सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लो सब। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0। ये तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने हैं। इससे पहले कि तुम लोग पूछो, मैं पहले ही बता देता हूँ, एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट करने हैं तुम्हें, अलग अलग पे मत कर देना। फिर इसके बाद है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। फिर है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। किसने कर रखा है इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, इसमें नहीं। ठीक है।
ये क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर बता दूं मैं तुम लोगों को? सर इसमें ट्रायंगल कोई फॉर्म होगा ना और हाँ। फिर उसका एरिया तो कुछ ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, जैसे ऐसा दूसरे कलर से बनाता हूँ, इसका सपोज कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, ठीक है? कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके। हिंट सर देंगे, हाइट कैसे लेंगे इसकी? बताता हूँ। जैसे सपोज तुम्हारा ट्रायंगल ये बना, तो ये बेस हो जाता है इसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो जाएगी इसकी। तो इसका कोऑर्डिनेट जैसे सपोज 2,3 है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 3। 3। बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, इसका एरिया आना चाहिए 8 स्क्वायर यूनिट्स। लिख लो सब, इसका आंसर है एरिया जो है 8 स्क्वायर यूनिट्स है। क्लियर? एक और दे देता हूँ उसी टाइप का। लिखो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x minus y equal to 1 and 2x plus y equal to 8। इसमें भी सेम करना है, तुम्हें ड्रॉ करना है, फिर एरिया निकालना है। एक तो तुम्हें ये दे दिया, एक ये दे दिया, 2 इक्वेशन दे दी, और तीसरी है तुम्हारे पास y एक्सिस। तुम्हें एरिया निकालना है, फाइंड एरिया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर थर्ड पार्ट में क्या करना है y एक्सिस में? जैसे तुम दोनों का प्लॉट कर दोगी, जो दोनों पर लाइंस दी हुई थी, सपोज ऐसे बन गई और ऐसे बन गई, तो तीसरी जो तुम्हें लाइन लेनी है ना, वो वाई एक्सिस लेनी है, ये वाली। तो ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। बात क्लियर होगी? सपोज ये वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस लिखा होता, तो ट्रायंगल ये वाला बनता। सर कितने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं? 2-3 या ज्यादा? कैसे? एक लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होते हैं। ओके सर। ठीक है, ये होमवर्क है, ट्राई करना। जहाँ दिक्कत आती है फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके ओके सर। चलो फिर, ओके बाय। ओके सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय।